नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ द्वारा पुरानी पेंशन का लाभ पुनः प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर के माध्यम से जन समर्थन अभियान के 5वें दिन यानी 26 सितंबर 2022 को जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतिभा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष प्रज्ञा राय व संगठन मंत्री अंजू राय ने हरिया ब्लॉक जाकर खंड शिक्षा अधिकारी हरिया नगर क्षेत्र सुश्री रविदा राव से तथा अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं से पेंशन अभियान के निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराकर पुरानी पेंशन के पक्ष में समर्थन प्राप्त किया। इसी क्रम में मार्टिनगंज ब्लॉक अध्यक्ष सुशीला राजभर ने खंड शिक्षा अधिकारी मार्टिनगंज अश्विनी कुमार सिंह से तथा अपने ब्लॉक की ARP व अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं से हस्ताक्षर कराया। साथ ही पेंशन हेतु होने वाली पदयात्रा में शामिल होने का आह्वान भी किया। पवई ब्लॉक अध्यक्ष रीना सिंह ने अपनी खंड शिक्षा अधिकारी पवई श्रीमती पूजा पाठक से तथा अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं से हस्ताक्षर कराकर पेंशन अभियान को आगे बढ़ाया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक व कर्मचारियों से भी OPS हेतु समर्थन जुटाया। औतरौलिया ब्लॉक अध्यक्ष सीमा गौतम और उनकी कार्यकारिणी ने पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस विभाग के कर्मचारियों से हस्ताक्षर कराकर OPS अभियान को अपने ब्लॉक में आगे बढ़ाया। बिलरियागंज ब्लॉक अध्यक्ष प्रज्ञा त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष दीक्षा त्रिपाठी व उनकी कार्यकारिणी ने ग्राम सेक्रेटरी से अटेवा के ब्लॉक अध्यक्ष व अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं से संपर्क कर हस्ताक्षर अभियान को तेज रफ्तार दिया। कोयलसा ब्लॉक अध्यक्ष निधि श्रीवास्तव, ब्लॉक महामंत्री रूपा पांडे ने पेंशन के पक्ष में हस्ताक्षर कराकर अभियान को धार दी। नगर क्षेत्र महामंत्री जय श्रीवास्तव ने अपने नगर क्षेत्र के ARP साथियों तथा अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं से हस्ताक्षर कराकर OPS हेतु समर्थन जुटाया। तैबरपुर ब्लॉक अध्यक्ष ममता राय व ब्लॉक महामंत्री खुशबू राय ने तैबरपुर ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिकाओं से हस्ताक्षर करवाकर जन समर्थन प्राप्त किया। रानी की सराय ब्लॉक अध्यक्ष शिप्रा यादव व ब्लॉक महामंत्री सरोज मौर्य ने अपने रानी की सराय ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित PWD विभाग के कर्मचारियों से भी हस्ताक्षर कराकर 2 अक्टूबर को OPS हेतु होने वाली पदयात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। अरौला ब्लॉक अध्यक्ष प्रमिला व कार्यकारिणी तथा फूलपुर ब्लॉक अध्यक्ष रिजवान खातून द्वारा अपने अपने ब्लॉक में आज भी पुरानी पेंशन बहाली हेतु हस्ताक्षर कराकर समर्थन प्राप्त किया। जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य द्वारा भी 2 अक्टूबर को प्रस्तावित शांति मार्च पदयात्रा में प्रतिभाग के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को आह्वान किया गया। SP के निर्देश पर निजामाबाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 22 सितंबर को थाना निजामाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर शिकायत की थी कि मेरी पुत्री के साथ राहुल गौड़ पुत्र जयप्रकाश रोड निवासी सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने लगभग 7 माह पूर्व से दुष्कर्म किया गया है तथा किसी कहने पर जान से मारने की धमकी दी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और आज पुलिस ने SP के निर्देश पर निजामाबाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पर हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। काव्य गोष्ठी में आजमगढ़ मंडल व आसपास के जिलों के सैकड़ों कवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में GSSPG कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव ने किया। उन्होंने बताया साहित्य समाज का दर्पण होता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदयराज यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कवि समाज का पथ प्रदर्शक होता है। वह अपनी रचना के द्वारा मनमोहक काव्य पाठ किया गया। उन्होंने अपनी कविता आंसू से मुस्कान लिखेंगे इसे काव्य पाठ किया। कवि घनश्याम यादव द्वारा घन समाज में हो रही बुराई और अत्याचार के बारे में काव्य पाठ किया गया। महान कवि वाले दिन बेसारा ने वीडियो पर हो रहे अत्याचार को लेकर के काव्य पाठ किया। उन्होंने कविता के माध्यम से बताया कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। बेटा तो भाग्य से पैदा होता है लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। सदस्य अटेवा के प्रदेश मंत्री एवं कवि एवं साहित्यकार विजय प्रताप यादव बुढ़नपुरी ने भी अपना काव्य पाठ किया। साथ ही अनेक कवियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें जय हिंद सिंह, राजनाथ राय, राजविजेंद्र श्रीवास्तव, शैलेंद्र राय, पटपट, अभिराज जितेंद्र, हरिलाल राजभर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं जय हिंद सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से एक शिक्षक भी हूँ और एक साहित्यकार भी हूँ। हिंदी का ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 14 सितंबर को इसका हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी हमारी भाषा जो है बहुत ही प्रिय है, बहुत ही सुंदर है। जितनी सहज और सरल सुनने और बोलने में है, ये एक तरीके से लोरी की समान लगती है। बहुत ही कंफर्ट लोग महसूस करते हैं, बहुत ही सहज महसूस करते हैं। आज हिंदी वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इस नाते भी कि वैश्वीकरण के उपरांत तमाम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को उत्पाद भारत में बेचने हैं, तो वो अपने उत्पादों पर भी हिंदी में अब प्रोजन लिख रहे हैं, हिंदी में अपने प्रचार कर रहे हैं। तो आज के समय में वर्तमान परिवेश में हिंदी एक तरीके से वैश्विक भाषा बनने जा रही है। और हमें भी जितने भी हम भारत के लोग हैं, हमें भी इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, अंग्रेज़ी हम
सीखें, अंग्रेजी सीखें, क्योंकि हमको भी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना है। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी हम सीखें, लेकिन हिंदी को अपने कभी न छोड़ें। और हिंदी के लिए एक 4 पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। हिंदी बोली है मनमोहक, हिंदी बोली है मनमोहक, हिंदी लिपि मनोहर है, जन जन की यह भाषा मेरी, हिंदी राष्ट्र धरोहर है, हिंदी राष्ट्र धरोहर है। और हिंदी का मेरी यही कामना है, आने वाली पीढ़ी से भी मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा आप लोगों से भी कि हिंदी अपनी जो राष्ट्रभाषा है, राजभाषा या राष्ट्रभाषा बने और इसका उत्थान वैश्विक स्तर तक हो। आजमगढ़ से खबर है, जहां सोमवार शाम स्थानीय थाना महाराजगंज में मेला व दुर्गा पूजा पंडाल आयोजकों और पुलिस प्रशासन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गा पूजा व दशहरा मेला के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। थाना प्रभारी के वर्मा ने क्षेत्र के दशहरा मेला व पंडाल आयोजकों से उनके क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना और मूर्ति पूजा के पंडाल स्थल व विसर्जन के संबंध में लोगों से जानकारी ली और किसी प्रकार का कोई समस्या न हो, इस पर भी चर्चा की। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से उनके क्षेत्र में लगने वाला मेला स्थल एवं तारीख के साथ साथ मूर्ति विसर्जन के रास्ते का संज्ञान लेते हुए बैठक में उपस्थित लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आयोजन करने की अपील की। उन्होंने पंडाल आयोजकों से रास्ते पर मूर्ति पंडाल न बनाने का निर्देश दिया ताकि आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध न हो। उन्होंने शांति से त्यौहार मनाने की अपील करते हुए कहा कि किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें और संयम बरतें। उन्होंने पुलिस को जनता के हितार्थ बताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। निजामाबाद आजमगढ़ की कस्बे के शीतला माता मंदिर में आज भोर से ही भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी। दर्शन करने के लिए लोग इन घंटों इंतजार कर माता के दरबार में पहुंच रहे थे। मंदिर प्रांगण में भव्य सजावट की गई थी। सैकड़ों दुकानें मंदिर प्रांगण में लगी हुई थी। महिलाओं और पुरुष की अलग अलग लाइन लगी हुई थी। सुरक्षा के लिए उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार, तहसीलदार राजीव कुमार मंदिर में दर्शन पूजन कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी अपने हमरायों के साथ से भ्रमण कर रहे थे। मंदिर प्रांगण में सादे में और वर्दी में महिला सिपाही और कांस्टेबल उप निरीक्षक उपस्थित थे। नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई रोडों पर की गई थी। जय माता दी के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान था। आजमगढ़ शहर से सटे हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार स्वर्गीय आदर्श मिश्रा की हत्या के बाद उनके परिजनों से ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मिश्रा ने सोमवार को मुलाकात की। पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने उचित व न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको बताते चलें कि आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराने में युवा संगीतकार आदर्श मिश्रा की कुछ दिन पहले गोली मार हत्या कर दी गई थी। सोमवार को स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों को सांत्वना देने के लिए ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष व बसपा नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा ने उनके घर पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा प्रशासन आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता रूबरू होते हुए डॉक्टर संतोष मिश्रा ने कहा कि हरिहरपुर घराना प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा परिवार है, उसके ऊपर आफत विपत आना सरेआम गुंडाई करना अपने सरकार की विफलता सिद्ध करती है। हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अब तक प्रशासन ने क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों को गनर उपलब्ध कराया जाए, परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी का इंतजाम किया जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। पहले तो हम मीडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो मीडिया ने इस घटना का सिलसिलेवार प्रश्न उठाने का काम किया है। यहाँ आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि हरिहरपुर घराना प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है और इतना बड़ा परिवार के ऊपर आफत विपत आना, सरेआम गुंडाई करना, उत्तर प्रदेश की सरकार की असफलता सिद्ध करती है। इस तरीके से अराजक तत्वों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आदर्श कुमार मिश्रा के परिजनों को गनर उपलब्ध कराया जाए और परिवार में 2 सरकारी नौकरी का इंतजाम किया जाए और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। अगर यह उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है तो पूरा साफ तस्वीर हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। यह सरकार
ब्राह्मण विरोधी सरकार है। हमारी मांग यही है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं मीडिया बंधु से अपील करना चाहता हूं, शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, न्याय दिलाते हुए, भय आतंकवाद के वातावरण को समाप्त करते हुए, इनको तत्काल हमारी मांग को मांगते हुए पूरे आजमगढ़ की जनता को संतुष्ट करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने का फैसला लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिवस सेवा पखवाड़े की नियत युवा मोर्चा द्वारा आगामी कार्यक्रम के संदर्भ में एक आवश्यक बैठक सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय बड़े जी ने आगामी कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा युवा मोर्चा को सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 17 सितंबर को रक्तदान का सफल कार्यक्रम किया गया और अब 1 अक्टूबर को वृक्षारोपण का अभियान किया जा रहा है, जिसमें युवा मोर्चा को बृहद वृक्षारोपण करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करे भाजपा जिलाध्यक्ष निखिल राय ने कहा कि रक्तदान अभियान में जिस प्रकार आजमगढ़ पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है, उसी प्रकार वृक्षारोपण में भी युवा मोर्चा अग्रणी भूमिका में रहेगा। जिला महामंत्री श्री कृष्ण सिंह करसन भैया ने बताया कि इस अभियान में प्रत्येक मंडल में वृक्षारोपण कर वृक्ष पालक की भी भूमिका तय की जाएगी, जिससे लगाया गया वृक्ष की उचित देखभाल भी की जा सके। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री श्री कृष्ण सिंह किशन भैया ने किया, जबकि समापन भाजपा प्रदेश कार्य समिति पीयूष चौबे ने किया। कार्यक्रम में जिला मीडिया प्रभारी रोहित उपाध्याय, संदीप सिंह, शिवम सिंह, विवेक सिंह, अश्विनी मिश्रा, सूर्य प्रकाश सिंह, सफीक सिद्दीकी, अभिषेक राय, विजेश चौरसिया, शौर्य सिंह, कौशिक मिलिंद सिंह, ओम प्रकाश सिंह सहित आदि उपस्थित रहे। सर, आप अपना परिचय बताते हुए। मेरा नाम श्री कृष्ण उर्फ किशन है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला महामंत्री के दायित्व पर हूँ आजमगढ़ जनपद में। हमारी पार्टी ऐसा मानती है, ऐसा विश्वास रखती है कि राजनीति में समाज सेवा का होना नितांत रूप से आवश्यक है और चूँकि एक बहुत बड़ा विषय, एक बहुत बड़ा संकट पूरे भारत के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर मंडरा रहा है, प्रदूषण का। उस प्रदूषण से या उस प्रदूषण रूपी राक्षस से किस प्रकार से लड़ना है, इसके क्रम में आज हम लोगों ने रचनात्मक संगठनात्मक एक बैठक आहूत की गई थी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे, जिसमें यह निर्णय लिया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा आजमगढ़ में लगभग 2000 से अधिक वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जाएगा। हमारे 5 विधानसभाओं में और लालगंज की भी 5 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिले के कार्यक्रम के संयोजक के रूप में पार्टी के द्वारा मुझको नियुक्त किया गया है और हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि हम लोग वृक्षारोपण के साथ में हम लोग उसके पालक को भी निर्धारित करें, उसके पालक की भी नियुक्ति करें, जिससे हमारा जो भी वृक्षारोपण किसी भी व्यवस्था प्रणाली से किसी भी गांव घराने में या मंदिर में या स्कूल में या किसी रोड चक्रोड पे कहीं पर भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी देख रेख की भी भूमिका में हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का वह युवा साथी पालक की भूमिका में वहाँ पे उपस्थित रहेगा, जिससे पौधे को पेड़ के रूप में बनाया जा सके, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो हमारी जवाबदेही है वह जवाबदेही आज हम लोगों ने तय किया है। जनता से क्या संदेश देना चाहिए? जनता से यही संदेश देना चाहते हैं, जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये किसी राजनीतिक विषय नहीं है और इस विषय में हम चाहेंगे कि जनता का हमको समर्थन मिले और जनता जहाँ कहीं भी है वह पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के साथ में उसकी फ़ोटो खींचे और फ़ोटो खींच के हमारे नंबर पे 9455833000 पे हमको व्हाट्सअप कर दे और हमारे इस मुहिम, इस पावन पवित्र मुहिम में जनता हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यह समाज कल्याण का विषय है। पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण है यह हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए मैंने अनेक लोगों को देखा है कि किस प्रकार ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। आज हर जगह जो है ग्लेशियर पिघल रहा है, बादल फट रहा है, ज़मीन
नगर पंचायत जैनपुर के मूल निवासी हशमत अली लगभग पिछले 70 वर्षों से ग्राम भीटी दुबे तहसील कोला बाजार जनपद गोरखपुर में निवास कर रहे हैं। पिछले 3 पुश्तों से सहमत अली का परिवार इसी ग्राम सभा में रहकर आसपास के 50 गांवों के खेतों की रखवाली करता चला रहा है, जिनके पूर्वजों द्वारा जमीन देकर हशमत अली को बसाया गया था। उनके वारिस अब रास्ता रोककर हशमत अली को आने जाने से रोक रहे हैं और दबंगई से रास्ता घेर रखा है। इस संबंध में ग्राम सभा भीटी दुबे में पंचायत का आयोजन हशमत अली द्वारा किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान समेत आसपास के अन्य ग्रामवासियों ने उपस्थित दर्ज कराई अवरोध उत्पन्न कर रहे परिवार से वार्ता किया, जिसमें परिवार ने 2 महीने का समय मांगा रास्ता खोलने के लिए। पूरा मामला यही है कि ये लोग आपस में समझौता करके, एक परिवार मुस्लिम रहता है जो चौमुख से घेर दिए हैं, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब बात आई है संज्ञान में तो उसको लिया गया है, 2 महीने का टाइम लिए हैं, रास्ता देने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है 2 महीने के टाइम दिए तो? हाँ, आश्वासन दिए हैं तो कुछ तो काम होगा ही होगा। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो फिर प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था होगी तो उसको देखा जाएगा। हथरौली नगर पंचायत में बिजली विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर बड़े बकायेदारों से धनराशि वसूली। नगर पंचायत में उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय के नेतृत्व में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में नगर क्षेत्र के बब्बर चौक से लेकर मुसाफिर चौक बुधनिया रोड तक सभी दुकानदारों के मीटर व बाईपास कनेक्शन जांचे गए। चेकिंग के दौरान 35 दुकानों के मीटर चेक किए गए, जिसमें से 15 कनेक्शन जो घरेलू कनेक्शन था, जिसे कमर्शियल कनेक्शन के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, उन्हें तत्काल कमर्शियल कराने के लिए निर्देशित किया गया तथा बाईपास कनेक्शन चलाने वालों के ऊपर विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। विद्युत चेकिंग के दौरान पूरे नगर क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। वहीं नगर के बड़े बकायेदारों से विद्युत विभाग द्वारा 1,10,000 की राशि भी वसूली गई। उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि कमर्शियल कनेक्शन धारकों को निर्देशित किया गया है कि यदि 1 महीने की बिजली बिल बकाया है तो उसे तत्काल जमा करें, अन्यथा उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। विद्युत बकाये पर कमर्शियल कनेक्शन धारकों को पहली और आखिरी चेतावनी दी गई। वही बाईपास कनेक्शन धारकों को विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के जो भी बकायेदार हैं वो अपना विद्युत बिल भुगतान तत्काल कर दें, अन्यथा विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विद्युत विच्छेदन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सुनाते हैं कि उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय ने क्या कुछ कहा। सुबह से बिजली चेकिंग चलाया गया टाउन में, इसके बारे में बताइए। टाउन एरिया में चेकिंग की गई बकायेदारों के लिए, खासतौर से कॉमर्शियल कनेक्शन जितनी भी दुकानें हैं उनके कनेक्शन को चेक किया गया और बकाये में जितने कनेक्शन थे उनके लिए बिल्कुल ये पहली और आखिरी वार्निंग के तौर पे है कि जो भी दुकानें हैं वो बकाये में नहीं चलेंगी, चाहे वो 1 महीने का बिल ही क्यों ना बाकी हो, उनके लिए कोई रियायत नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिल देना पड़ेगा। कितने लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी जो पकड़े गए बाईपास या ऐसी कोई कार्रवाई होगी? ऐसे 35 कनेक्शन चेक किए गए हैं, जिसमें 15 कनेक्शन ऐसे पाए गए हैं जो घरेलू कनेक्शन लेके दुकान चला रहे हैं, उनको दुकान वाले में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो बाईपास पे चोरी किए गए उसके ऊपर कार्रवाई होगी? जो बाईपास या डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं उनको उनके ऊपर भारतीय अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये चेकिंग अभियान कब तक चलेगी? ये चेकिंग अभियान अनवरत चलता रहेगा जब तक कि हम लोग कॉमर्शियल कनेक्शन पे 0 एरियर न पा जाएं। हमको कॉमर्शियल पे कोई बकाया नहीं चाहिए, हमारा ये लक्ष्य है। नगर पंचायत समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शरद नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में काफी भीड़ जुटी। यहाँ लोगों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मंदिरों के बाहर फल, नारियल, चुनरी समेत काफी संख्या में दुकानें लगी रही, जहाँ नवरात्रि के प्रथम दिन होने की वजह से काफी भीड़ लगी रही। नगर पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह 5 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। घंटा घड़ियाल से पूरा वातावरण गुंजायमान होता रहा तथा लोग मां दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन किए। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जहां जयकारे के साथ मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजते रहे। शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन होने की वजह से आज मां शैलपुत्री का पूजा विधि विधान किया गया। मंदिरों में महिलाओं तथा लड़कियों की सबसे अधिक भीड़ दिखाई दी, तो वहीं नगर के दुर्गा मंदिर के बाहर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। आइए सुनाते हैं कि मंदिर के प्रबंधक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। इस मंदिर के बारे में बताइए। आज नवरात्रि का पहला स्टार्ट हुआ। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। बड़े धूमधाम से हम लोगों ने मंदिर का सारा कार्य पूरा कर लिया है। तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। श्रद्धालु काफी संख्या में आ जा रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था बड़ी अच्छी है और हम लोग ये दुर्गा मंदिर दुर्गा चौक थाने वाले रोड पे स्थित है और ये बहुत प्राचीन। आज प्रथम दिन है, किस माता की पूजा होती है? प्रथम शैलपुत्री माता की आज प्रथम दिन की पूजा होती है। इनको बड़े हरलोस बड़े मतलब ढंग से हम लोग इसको मनाते हैं। ये 9 दिन पूरा यहाँ मंदिर में भीड़ रहती है? 9 दिन पूरा भीड़ रहती है। प्रथम दिवस तो काफ़ी भीड़ रहती है, इसके बाद अष्टमी के दिन काफ़ी भीड़ रहती है, जिसमें सारे जनता जनार्दन का भी सहयोग रहता है।
और हम लोग बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसमें पत्रकार महोदय लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। महेंद्र कुमार मधेसिया। ये नवरात्र कब से शुरू हो रहा है और इसको लेके क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने? कल से शुरू हो रहा है, कल 26 तारीख कल शुरू हो रहा है। इसको लेकर तैयारियां क्या हैं? आपकी दुकान लगाए हैं, काफ़ी पुरानी दुकान है। हाँ, पुरानी दुकान है, दुकान तो लगी हुई है, तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी कोई ग्राहक कारोबार नहीं लग रहा। क्या लगता है पिछले बार की अपेक्षा इस बार ग्राहक आएंगे या? अब देखिए, अभी तो लगा कर बैठे हैं, अभी तो ग्राहक नहीं लग रहा। कितना दिन चलेगा ये नवरात्र? नवरात्र 9 दिन चलेगा। 9 दिन यहाँ भीड़ होती है? हाँ, 9 दिन भीड़ होती है। जनपद गाजीपुर पुलिस ने धारा 14(1) के तहत 1986 के विरुद्ध अभियुक्त अंकित राय उर्फ प्रवीण राय पुत्र अरुण राय के 80 लाख रुपए का चल संपत्ति कुर्क किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अपराध के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष दिलदार नगर विवेचक थाना दिलदार नगर जनपद गाजीपुर द्वारा प्रसिद्ध आख्या पर 22 सितंबर को जिलाधिकारी की संतुष्टि पर अभियुक्त अंकित राय उर्फ प्रवीण राय पुत्र अरुण राय निवासी ग्राम बेटावर कला थाना जमानिया जनपद गाजीपुर की 80 लाख रुपए की चल संपत्ति कुर्क किया गया। थाना जमानिया में मुकदमा अपराध संख्या 122/2022 गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया था। इस गैंग में 4 सदस्य हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इसमें से एक गैंग मेंबर है अंकित राय। उसकी प्रॉपर्टी आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क की जा रही है। इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है, मार्केट वैल्यू है, वो लगभग 80 लाख रुपए है। और ये जो गैंग है, ये अपराध द्वारा जो है अपनी कार्य करके, अपराध करके और अन्य तरीकों से प्रॉपर्टी अर्जित करता है। इनके द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। रामपुर की खबर है, जहां निर्धारित और मिलक और निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले किसान मिलक तहसील परिसर में एकत्रित हुए और वर्षा तथा सूखे से बर्बाद हुए फसलों के मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 5 पीढ़ी ज्ञापन जिलाधिकारी राजेश कुमार को सौंपा। इससे पूर्व हुई पंचायत में बोलते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि इस वर्ष बहुत से किसानों ने बरसात न होने के कारण अपने धान की फसल की रोपाई नहीं की थी और कुछ किसानों ने रोपाई की भी थी। उनकी फसल भी सूखा पड़ने की वजह से सूख गई थी। मात्र कुछ किसानों द्वारा पंपिंग सीड आदि से सिंचाई करके धान की फसल पाली थी, जो कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गिरकर नष्ट हो गई है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति दे, लेकिन सरकार और प्रशासन किसानों से अपने हुए नुकसान का आकलन करने के लिए लेखपालों को फोन करने को बोल रहे हैं। जिले का कोई भी लेखपाल किसानों का फोन उठाता, जिस कारण किसानों को उसकी फसल के हुए नुकसान का मुआवजा मिलना असंभव है, जबकि इस समय जांच कराने की आवश्यकता ही नहीं है। सभी किसानों का नुकसान हुआ है। इस संबंध में एसडीएम से वार्ता हुई में किसानों को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग जायज है और किसानों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का। आज पिछले कई दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें पहले ही सूखा और मतलब सूखे की वजह से पूरी तरह से नष्ट थी। बहुत से किसानों ने फसल रोपाई नहीं कर पाए थे धान की, और कुछ किसानों ने रोपाई करने के बाद में पानी ना मिलने की वजह से उनकी फसलें सूख गई। बाकी बचे कुछ किसानों ने अपनी फसल पंपिंग सेट वगैरह से जैसे तैसे सिंचाई करके तैयार की, और जब फसल तैयार हुई तो अब बारिश होने की वजह से वो फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। ऐसे में हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश पारित किया है कि अगर किसी भी किसान की कोई फसल में नुकसान हुआ है तो वो लेखपाल को सूचित करें। तो बहुत से किसान हमारे ऐसे हैं कि लेखपाल को सूचित क्या करेंगे, लेखपाल लोग फ़ोन नहीं उठाते। अगर लेखपाल फ़ोन उठाएंगे भी तो 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद में वो जांच करने नहीं पहुंचेंगे। लेखपालों से जांच वाँच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेखपाल अगर जांच करेंगे तो झूठी रिपोर्ट देंगे। इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान पिछली कई वर्षों से लगातार किसी न किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से परेशान हो रहा है, उसकी फसल का नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार है कि अपने खजाने भरने में लगी पड़ी है। राजस्व प्रशासन इतना बड़ा सूखे का इलाका वो घूम गया समय, कोई मतलब वसूली पर रोक नहीं लगी, ना किसी किसान को उसका फसल का मुआवजा दिया जा रहा है, ना किसी का ऋण माफ़ किया जा रहा है। तो इस तरह से किसान को जो हाशिए पर रख दिया गया सरकारों के द्वारा, ये गलत नीति है सरकारों की। तो इसमें यह करना चाहिए कि हर एक किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। दूसरा जो है, कोई भी बिजली घर किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा है।
और जिस कारण किसान अपनी फसल को पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई कर रहा है, खेती से उसका मोह भंग होता चला जा रहा है। अगर पंपिंग सेट से सिंचाई करेगा तो डीजल इतना महंगा है कि वो सिंचाई कर नहीं सकता। इसकी वजह से ज़्यादातर हमारे जो किसानों के बच्चे हैं वो और क्षेत्रों में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और खेती को जो है छोड़ते चले जा रहे हैं। तो किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देना चाहिए। सरकार ने घोषणा की थी कि जैसे अगर दोबारा हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम जो है किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। और अभी ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है कि किसानों को मुफ्त बिजली देना संभव नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो चुनाव आयोग को या